हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से इस नीट विजन के बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका अपना आयुष सर स्वागत करता हूं। आप सभी के सामने मैं लेक्चर नंबर 10 लेकर के आया हूं, लेक्चर नंबर 10 केमिकल बॉन्डिंग का, जहां पर हम वीबीटी की गलतियों को समझेंगे कि आखिरकार वीबीटी में क्या क्या गलतियां थी और उस गलतियों के कारण एक नए थ्योरी का जन्म होता है जिसे हम एमओटी कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। इसका जन्म ही वीबीटी के गलतियों के कारण होता है, क्योंकि जब वीबीटी कुछ चीजों को नहीं समझा पाता है तो फिर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि हम लोग उस चीज को किस प्रकार से समझे। तो उसको समझने के लिए एक नया सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है और एक नया सिद्धांत सभी के सामने में आता है जिसे हम आणविक कक्षक का सिद्धांत कहते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ चीजों को। सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे लिमिटेशन ऑफ वीबीटी, अर्थात वीबीटी का क्या क्या दोष थे, वीबीटी में क्या क्या दोष पाए गए। पहले इसको समझना अनिवार्य है। जब तक आप इन दोषों को नहीं समझेंगे तब तक आप एमओटी का जरूरत क्यों पड़ा, आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहला जो दोष था कि O2 जो होता है वो अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। अब जैसे ये शब्द आया अनुचुंबकीय, तो आपके दिमाग में यह सवाल आएगा कि सर ये अनुचुंबकीय होता क्या है। तो अनुचुंबकीय का मतलब होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब बोलो सर इंग्लिश में बता रहे हो इसका मतलब, यार ये मतलब थोड़ी हुआ। अरे फिर हड़बड़ाने का नहीं, सब पता चलेगा। और एक और शब्द होता है जिसे हम कहते हैं प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय इसका मतलब क्या है? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, इस दोनों का मतलब समझिए, दोनों ही आपके काम के हैं। सबसे पहला अनुचुंबकीय कौन होता है? अनुचुंबकीय वह है जो आकर्षण का बल को महसूस करे। और प्रतिचुंबकीय कौन है? प्रतिचुंबकीय कौन है? जो प्रतिकर्षण के बल को महसूस करे। ध्यान से सुनिएगा, अनुचुंबकीय वह है जो आकर्षण के बल को महसूस करे और प्रतिचुंबकीय वह है जो प्रतिकर्षण का बल को महसूस करे। अब सवाल उठते कि कहां आखिरकार अगर कोई चीज अनुचुंबकीय है व्यवहार में तो वह आकर्षण का बल तो महसूस करेगा, लेकिन कहां पर? तो वहां पर जहां पर चुंबकीय क्षेत्र है। कहां पर? जहां पर चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र में यह भी प्रतिचुंबकीय प्रतिकर्षण का बल को महसूस करेगा, लेकिन कहां पर? चुंबकीय क्षेत्र में। अर्थात जब आप इस सब्सटेंस को चुंबकीय क्षेत्र पे रखोगे, अगर वह आकर्षण का बल को महसूस करता है तो वह अनुचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक है। और जब आप उसी चीज को चुंबकीय क्षेत्र में ले जा करके रखते हो और अगर वह प्रतिकर्षण का बल को महसूस करता है, हाँ वो बात अलग है कि प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा महसूस नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रतिकर्षण को वो महसूस करेगा। और अगर वह सब्सटेंस थोड़ा थोड़ा प्रतिकर्षण के बल को महसूस करता है तो वह जो सब्सटेंस है वह क्या कहलाएगा? वह प्रतिचुंबकीय व्यवहार का कहलाएगा। तो ऑक्सीजन जो होता है वह अनुचुंबकीय है, लेकिन इस बात को वीबीटी नहीं समझा पाया। अब सवाल है क्यों नहीं समझा पाया? क्योंकि वीबीटी क्या कहता है? वीबीटी ये कहता है कि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से वो 2 इलेक्ट्रॉन को बंध बनाने में लगा देता है और 2 सहसंयोजक आबंध बनाता है दूसरे ऑक्सीजन के परमाणु से और O2 का निर्माण करता है। और क्या चीज का निर्माण करता है? O2 का निर्माण करता है। तो यह जो 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन परमाणु ने लगाया है बंध बनाने के लिए दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के साथ, वह कौन सा इलेक्ट्रॉन है? तो अगर मैं ऑक्सीजन का विन्यास देखूं बाहतम कोश वाला, तो यहां होता है 2s2 और फिर इधर होता है 2p4। अब जो ऑक्सीजन था जब वो अकेला था तो वह कैसा व्यवहार प्रदर्शित करेगा? वह अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा। क्यों? अब सवाल है हम कैसे पहचानेंगे सर अनुचुंबकीय कब व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है और प्रतिचुंबकीय कब कर रहा है? तो जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जब वह उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, तब वह अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा। जैसे यहां पर क्या है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है?
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो जो कि यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसके मौजूदगी के कारण यह कैसा व्यवहार प्रदर्शित करेगा? अनुचुंबकीय। ठीक, लेकिन यह अनुचुंबकीय कौन प्रदर्शित कर रहा है? ऑक्सीजन। लेकिन जब इसने बंध बनाया, तो बंध बनाने के लिए इन्हीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का इसने इस्तेमाल किया होगा, और दूसरे ऑक्सीजन का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ मिल करके यह जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यह क्या हो गया होगा? यह युग्मित बन गया होगा। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यह पेयर्ड हो गया होगा। कब? जब ऐसा ही दूसरा ऑक्सीजन एटम के साथ यह मिला होगा बॉन्ड बनाने के लिए। तो जब यह दोनों मिला, तो यह जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, यह किसमें कन्वर्ट हो गया? यह कन्वर्ट हो गया पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में, युग्मित इलेक्ट्रॉन में। कब? जब एक O दूसरे O से मिलकर के O2 बनाता है, तब। अब तो किसी प्रकार का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहा ही नहीं इस O2 के मॉलिक्यूल में। जो अयुग्मित था वह दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ मिलकर के युग्मित हो गया, पेयर्ड हो गया। देखो, और अगर ये पेयर्ड हो गया, तो फिर इसको किस प्रकार का व्यवहार दर्शाना चाहिए? इसको प्रतिचुंबकीय व्यवहार दर्शाना चाहिए, क्योंकि प्रतिचुंबकीय व्यवहार कब दर्शाता है कोई? जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो O2 में तो सारे के सारे पेयर्ड है, तो इसे प्रतिचुंबकीय होना चाहिए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया, तो उसका व्यवहार अनुचुंबकीय निकल करके आ रहा था। तो उसका व्यवहार कैसा आ रहा था? अनुचुंबकीय। अब इस सवाल को लेकर के जब वीबीटी वालों के पास गया लोगों ने, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था इसको समझाने के लिए। वो अपने सिद्धांत के अनुसार इसको समझाने में असमर्थ थे। तो ये तो एक लिमिटेशन है, ऐसे से बहुत सारे लिमिटेशन है। दूसरा, वीबीटी क्या कहता है? एक एक लगाएगा या दो दो लगाएगा, तीन तीन। कभी बोला क्या आधा आधा इलेक्ट्रॉन लगाएगा? कभी नहीं बोला। अब जब आधा आधा लगा नहीं रहा है, इसका मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन लगा करके दो इलेक्ट्रॉन मिल करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक बॉन्ड को बना रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन मिल करके एक बॉन्ड को बना रहे हैं। तो हमेशा वही वही सिलसिला चलेगा। और अगर हमेशा वही सिलसिला चलेगा, तो फिर क्या होगा? और अगर हमेशा वही सिलसिला चलेगा, तो जो बॉन्ड की संख्याएं होंगी, जो बंध की संख्या होगी, बंध की संख्या को हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। और इसी को इंग्लिश हिंदी में बंध कोटि कहते हैं। ठीक, तो ये बंध कोटि जो है, ये बंध संख्या है। या तो वह एक होगा, या तो वो एक होगा, या तो वो दो होगा, या तो वो तीन होगा, डॉट डॉट डॉट। कभी 2.5 होगा क्या? नहीं, क्योंकि वीबीटी कभी इस चीज को सोचा ही नहीं कि आधा आधा इलेक्ट्रॉन मिलकर के बॉन्ड बना रहा हो, कभी नहीं। और जब आधा आधा इलेक्ट्रॉन मिलकर के बॉन्ड नहीं बना रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के बॉन्ड बना रहा है, तो हमेशा या तो बॉन्ड एक बनना चाहिए, तो दो, या तो तीन, या तो चार। लेकिन कुछ ऐसे अणु मिले जिनमें जो बंध था, जो बॉन्ड ऑर्डर था, जो बंध कोटि था, वो फ्रैक्शन में आ रहा था। देखो 2.5, 2.5, 1.5। सवाल है क्यों, कैसे? फिर वीबीटी के पास कोई जवाब नहीं। और दोष देखिए, इस सिद्धांत में विषम इलेक्ट्रॉन प्रजाति वाले अणु को नहीं समझाया। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में वीबीटी ने कोई तर्क नहीं रखा, ना ऑड इलेक्ट्रॉन वाले के लिए रखा, और ना ही जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी उसके बारे में कोई तर्क रखा। तो यही, इस बात को भी उन्होंने नहीं समझा पाया। नेक्स्ट, B2 C2। अब जब भी वीबीटी ने क्या कहा, जब भी कोई बंध बनेगा, जब भी कोई बंध बनेगा, तो उसमें जो पहला बंध होगा वो कैसा बनेगा? सिग्मा। वीबीटी ने कहा जब भी कोई बंध बनेगा तो पहला बंध कैसा बनेगा? सिग्मा। तो यहां एक सिग्मा होना चाहिए, और यहां पर क्या होना चाहिए? एक सिग्मा और एक पाई होना चाहिए। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यहां पर एक सिग्मा नहीं होता है, यहां पर एक पाई होता है। और यहां पर एक सिग्मा एक पाई नहीं, यहां सिग्मा नहीं होता है, यहां पर ये भी पाई होता है
और ये भी पाई होता है। मतलब इस B2 में एक बंध बन रहा है और वो बंध सिग्मा नहीं बल्कि क्या होता है, पाई। C2 में दो बंध बन रहा है जिसमें एक सिग्मा एक और पाई होना चाहिए, लेकिन दोनों का दोनों पाई होता है। और जब इस सवाल को लेकर VBT वालों के पास गया कोई जवाब नहीं, तो यह भी उसके एक दोष में शामिल हो गया, यह भी उसके एक दोष में शामिल हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। फिर बोला गया अगर N2 से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, अगर N2 से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो ये N2 प्लस बन जाएगा, और N में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो ये N प्लस बन जाएगा। तो सवाल आया कि किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, तो उसको हम लोग कैसे देखते हैं, ऊर्जा के अनुसार देखते हैं। कौन सी ऊर्जा, आयनन ऊर्जा के अनुसार देखते हैं। तो जब आयनाइजेशन एनर्जी निकाला गया, जब आयनन ऊर्जा N2 के लिए निकाला गया एक इलेक्ट्रॉन को निकाल करके, और जब N के लिए निकाला गया तो N2 का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा था N से, तो इसमें कोई संदेह नहीं हुआ। उसने बोल दिया कि N2 से निकालना इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि जहां पर अति व्यापन हो रहा है, जहां पर अति व्यापन हो रहा है, जहां पर कुछ पार्ट जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का है वो आपस में मिल रहा है, वो पार्ट दोनों न्यूक्लियस के प्रभाव में है, तो वहां से निकालना मुश्किल है। इसीलिए N2 का जो मान है आयनन ऊर्जा का वह ज्यादा है N का। ठीक है, लेकिन दिक्कत की बात क्या है ना, दिक्कत की बात क्या है कि N2 का ज्यादा है N से। इस बात को भी वो अच्छा से नहीं समझा पा रहा था कि आखिरकार दोनों नाभिक के प्रभाव में कैसे है, क्योंकि एक तरफ तो VBT ने कहा कि ये कंसेप्ट जो है VBT का वो मोनोसेंट्रिक है। वो मोनोसेंट्रिक मतलब एक नाभिक के प्रभाव में ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। एक परमाणु का जो बाह्यतम कोश वाला इलेक्ट्रॉन है वह एक परमाणु के नाभिक के प्रभाव में है, दूसरे वाले का दूसरे के नाभिक के प्रभाव में है। तो फिर ये सवाल कैसे समझाएंगे वो, तो इसके लिए उसको बहुनाभि के प्रभाव के बारे में बताना पड़ेगा, बहु केंद्रीय नाभि के प्रभाव के बारे में बताना पड़ेगा, जहां पर पॉलीसेंट्रिक न्यूक्लियस के इफेक्ट को बताना पड़ेगा। नहीं बताया था उन्होंने तो कहा था कि ये पूरा कंसेप्ट मोनोसेंट्रिक है। तो इस बात को भी वो समझाने में असमर्थ थे। वहीं O2 और O में O का ज्यादा होता है और O2 का कम होता है, इस बात को भी नहीं बता पाया। क्यों, फिर वही बात, मोनोसेंट्रिक जब है, जब मोनोसेंट्रिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, जहां पर बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड है वह एक नाभिक के प्रभाव में है, तो इस थ्योरी से आप इस दोनों चीजों को समझा ही नहीं सकते हैं। तो यह भी उसका क्या हो गया, एक दोष हो गया। नेक्स्ट, अब सुनना, F2 क्या होता है, कलरफुल होता है। उसका कलर क्या होता है, हल्का पीला। क्लोरीन का हल्का हरा, हरा पीला आप कह सकते हैं। Br2 का लाल भूरा होता है। I2 का बैगनी काला होता है। अब सवाल है कि यह रंग क्यों दर्शा रहे हैं, इनमें रंग क्यों है, हैलोजन क्यों रंगीन है। तो कोई भी चीज, सुनना ध्यान से, कोई भी चीज रंग तब दर्शाता है जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं F2 का, तो उसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है VBT के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू VBT नहीं। क्लोरीन हरा पीला क्यों है, कोई कारण नहीं। यह लाल भूरा क्यों है, क्यों, कोई कारण नहीं बता पा रहे हैं। I2 बैगनी काला क्यों है, कोई कारण नहीं बता पा रहे। अब जब ये कारण ही नहीं समझा पा रहे हैं अपने सिद्धांत के अनुसार VBT वाले, तो यह भी उसका एक दोष हो गया। नेक्स्ट, CO का बंद कोटि 3 आता है, CO प्लस का 3.5 आता है। कैसे, कोई कारण नहीं। जबकि इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो बंद कोटि बढ़ना थोड़ी चाहिए था, घटना चाहिए था। फिर बंद कोटि बढ़ कैसे गया, नो रीजंस, उनके पास कोई कारण नहीं था। अगर हम प्योर VBT का बात करें, प्योर VBT मतलब जब एकदम VBT पहली बार दिया गया था हिटलर और लंदन के द्वारा,
पॉली और स्लेटर के द्वारा उसको सही करने के बाद वाला नहीं बता रहे हैं। जब हिटलर ने पहली पहली बार दिया था तब उस समय हाइब्रिडाइजेशन का तो कंसेप्ट आया नहीं था। इसका मतलब CH4 के बारे में जो उन्होंने बातें कही थी वो गलत बाद में साबित होगी और फिर उसको सुधारा गया संकरण का इस्तेमाल करके। तो ये जो लिमिटेशन है ये प्योर वीबीटी का है, प्योर वीबीटी का लिमिटेशन है, लिमिटेशन। लेकिन ये 7 ऐसे दोष हैं वीबीटी के जो वीबीटी के सिद्धांत के द्वारा समझाना मुश्किल था और इस मुश्किल कार्य को ही आसान बनाने के लिए एक नया थ्योरी का जन्म होता है जिसे हम एमओटी कहते हैं, जिसे हम आणविक कक्षक का सिद्धांत कहते हैं, जिसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आइए शुरुआत करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। आखिरकार यह सिद्धांत क्या बताने की कोशिश करता है? सबसे पहली बात तो यह है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या आणविक कक्षक सिद्धांत किस चीज पे बेस्ड है? इलेक्ट्रॉन के तरंग व्यवहार पे बेस्ड है। व्यवहार पर आधारित है। इलेक्ट्रॉन के तरंग व्यवहार पर यह आधारित है। एमओटी यह मानता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वह एक तरंग व्यवहार को दर्शा रहा है जब वह बंद बनाता है और अणु में बदलता है तब। तो उसने क्या कहा? उसने ये कहा, चलिए एक पहले वीबीटी के अनुसार समझते हैं। वीबीटी भी इस बात को तो मानते ही था कि इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू पहले वीबीटी देखते हैं, वीबीटी ने क्या कहा। थोड़ा सा पेन सही से नहीं चल रहा है, पता नहीं। यह दो परमाणु समझना, यह नाभिक बेचारा बीच में नहीं नजर आ रहा है, इसको बीच में दर्शाना पड़ेगा। और दर्शाए, अब हो गया ठीक ठीक। यह दो परमाणु है। यह दो परमाणु में यह जो मैं बाहर वाला दो लाइन बनाया, यह क्या है? आओ देखिए, यह इलेक्ट्रॉन वेव है, यह इलेक्ट्रॉन का तरंग है, यह इलेक्ट्रॉन का तरंग है। बोलो कोई दिक्कत की बात है? यह इलेक्ट्रॉन का तरंग है, यह भी इलेक्ट्रॉन का तरंग है। और यह दोनों परमाणु आपस में बंध किस प्रकार से बनाते हैं वीबीटी के अनुसार? थोड़ा सा गोल सही से नहीं बन रहा है, भावनाओं को समझिएगा, ठीक है? भावनाओं को समझना यहाँ बड़ा अनिवार्य है आपके लिए। कुछ इस प्रकार से बंध बनाता है। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर एक नया कक्षक का निर्माण हो रहा है और इसको एमओटी एमओ कहा गया। इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको आणविक कक्षक, इसको आणविक कक्षक कहा गया। और इसको कहा गया कि जो जो जहां पर अतिव्यापन हुआ है यह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और सिर्फ इतना ही सा पार्ट जो है इस दो नाभिक के प्रभाव में है। बाकी ये वाला पार्ट नाभिक, दोनों नाभिक के प्रभाव में नहीं है। ये वाला पार्ट
ये वाला पार्ट जो है ये इस नाभिक के प्रभाव में है, ये वाला पार्ट इस नाभिक के प्रभाव में है, लेकिन सिर्फ इतना ही पार्ट जो है ये दोनों नाभिक के प्रभाव में है। और यह जो जगह है उस जगह को क्या कहा गया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आणविक कक्षक। यहां पर किस तरह से आबंध बना? यहां पर अति व्यापन से बना है, ओवरलैपिंग से बना है बॉन्ड। क्या चीज से बना है? ओवरलैपिंग अर्थात अति व्यापन से बना। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इस बात को खारिज करता, बोलता है कि नहीं, सिर्फ इतना ही भाग आपस में नहीं मिला है, बल्कि जब कभी भी दो परमाणु आपस में मिल करके अणु का निर्माण करते हैं तो उसके हर एक कक्षक आपस में मिलते हैं। किस तरीका से मिलते हैं वो आगे देखेंगे। उसने क्या कहा? हर एक कक्षक आपस में मिलते हैं और पूर्ण रूप से मिलते हैं, कुछ इस प्रकार से मिलते हैं, दो जिस्म एक जान हो जाते हैं, लाइक दिस, ऐसे ऐसे मिलते हैं। ऐसे ऐसे मिलते हैं। मतलब तुम ध्यान से देखो, अब मतलब ये पार्ट भी दोनों नाभिक के प्रभाव में है, ये पार्ट भी दोनों नाभिक के प्रभाव में है, ये पार्ट भी दोनों नाभिक के प्रभाव में है, और इसको अति व्यापन नहीं कहते हैं। इसने कहा जब कभी भी दो परमाणु आपस में मिलकर के अणु का निर्माण करेंगे तो ओवरलैपिंग के कारण नहीं करेंगे, इंटरफेरेंस होगा। क्या होगा? यहां पर इसने क्या कहा? इंटरफेरेंस होगा, वैतीकरण होगा, वैतीकरण होगा। वैतीकरण में क्या होता है? तुम ऐसे इसको फील करो, दो धुआं, एक साइड से एक धुआं आ रहा है, एक साइड से एक धुआं आ रहा है, और दोनों धुआं आपस में ऐसे मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है एकदम। इसको कहते हैं वैतीकरण। और यह वैतीकरण ज्यादातर कब आप इस्तेमाल कर सकते हैं? जब कोई तरंग व्यवहार को प्रदर्शित कर रहा हो। और इस थ्योरी को समझाते वक्त उसने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वालों ने क्या माना कि यह तरंग व्यवहार को मानते हुए कार्य कर रहे हैं। किसका? इलेक्ट्रॉन का तरंग व्यवहार को मानते हुए कार्य कर रहे हैं। तो बेसिक डिफरेंस समझ में आया? वीबीटी क्या कह रहा था और एमओटी क्या कह रहा था? वीबीटी बात कर रहा था ओवरलैपिंग का, एमओटी बात कर रहा था वैतीकरण का। वीबीटी बात कर रहा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिर्फ इतना थोड़ा सा होगा, बल्कि एमओटी बोलता है कि यह इस प्रकार से मिलते हैं कि दो जिस्म एक जान बन जाते हैं, और यह पूरा का पूरा क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है। और यह जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहां पर बन रहा है, यह जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहां पर बन रहा है, यह दोनों नाभिक के प्रभाव में रहता है। ये मोनोसेंट्रिक नहीं, ये पॉलीसेंट्रिक होता है। यह पॉलीसेंट्रिक होता है, बहुकेंद्रीय, बहुकेंद्रीय होता है। दो नाभिक बोल के सर दो से अधिक परमाणु आपस में मिल रहे होंगे तो, मान लो तीन मिल रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से वह मिलते हैं, कुछ इस प्रकार से वह मिलते हैं कि वह तीनों नाभिक के प्रभाव में वो सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आ जाते हैं। यहां सिर्फ वैलेंस शेल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, यहां पर पूर्ण रूप से एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ मिलकर के एक O2 मॉलिक्यूल को बना रहा है। मतलब यहां पर 1s से मिलेगा, 2s से मिलेगा, 2p से मिलेगा। वो बात अलग है, वह बात अलग है कि 2p का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित हो रहा होगा इस दोनों के मिलने से, लेकिन फिर भी मिलन सबका होगा, हर एक कक्षक का होगा, चाहे वह बाह्यतम कक्षक हो या बाह्यतम कक्षक ना हो। हर एक कक्षक आपस में मिल रहे होंगे, और हर एक कक्षक जब आपस में मिल रहे होंगे तब जाकर के अणु का निर्माण होगा। ऐसा कहा एमओटी ने, ऐसा कहा, इस बात को समझा एमओटी ने। अब सवाल है कि सर वैतीकरण तो हो रहा है, लेकिन वैतीकरण क्या होता है, कैसे होता है? आइए देखें।
सबसे पहली बात, हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ेंगे? डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। हमारे सिलेबस में वही है। डायटोमिक मॉलिक्यूल भी किस प्रकार का होना चाहिए वो भी सुन लीजिए, वह भी होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल होना चाहिए। नीट के सिलेबस में ज्यादातर सवाल इसी पे आते हैं। हाँ, वो बात अलग, जेईई एडवांस में बहुत बार हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल से सवाल आ जाता है एडवांस लेवल पे, लेकिन नीट में मोर देन सफिशिएंट, इससे बाहर आपको सवाल नहीं निकलेंगे। तो अगर आपसे पूछेगा कि होमोन्यूक्लियर क्या होता है, जब दोनों परमाणु एक हो, जैसे O2 एक है, N2 एक है, इस केस में हम लोगों को पूरे MOT को स्टडी करना, ठीक है। अच्छा ठीक है, हेट्रो आ गया तो क्या करेंगे सर? हेट्रो आ गया तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा, उतना सफिशिएंट होगा, ठीक है। तो सवाल है, पहले होमोन्यूक्लियर को अच्छा से समझेंगे कि होमोन्यूक्लियर में होगा क्या। होमोन्यूक्लियर में जो वैतीकरण होता है वह कैसे होते हैं? वह होते हैं LCAO मेथड से, जिसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं, या हम इसको हिंदी में परमाणु कक्षकों का रेखिक संयोग कहते हैं। रेखिक संयोग। तो बोलेंगे सर कैसे रेखिक संयोग क्यों बोला जा रहा है? तो मान लीजिए आपके पास एक तरफ ऑक्सीजन है, दूसरे ऑक्सीजन, इस दोनों का ही मिलन से O2 का निर्माण हो रहा है। तो MOT के अनुसार 1s 1s से मिल रहा होगा, 2s 2s से मिल रहा होगा, तो 1s 1s से क्यों मिल रहा है? 1s 1s से क्यों मिल रहा है? क्योंकि इन दोनों की ऊर्जाएं समान हैं। तो इससे हमको एक और क्या कंसेप्ट मिला? MOT में जितने भी कक्षक आपस में वैतीकरण कर रहे होंगे उनकी ऊर्जाएं समान होगी। हाँ, हेट्रोमोलिकुलर जब आप पढ़ेंगे तब वहां पर आपको कुछ और चीज देखने को मिलेगा कि ऊर्जाओं में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ी सी भिन्नता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा भिन्नता होगी, बहुत ज्यादा अंतर होगा। थोड़े से अंतर पर वह निर्माण करेंगे अणु का, लेकिन वह हेट्रोमोलिकुलर के केस में समनाभिकीय नहीं होगा, भिन्नता होगी, जैसे CO हो गया, HF हो गया, इस तरीके के मॉलिक्यूल के लिए। लेकिन अगर समनाभिकीय है, वह अणु में दोनों परमाणु एक ही तत्व के हैं, तब ज्यादातर उस पर्टिकुलर कंडीशन में 1s 1s से मिलेगा, 2s 2s से मिलेगा, और 2p 2p से मिलेगा। यह क्या है? यह दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, परमाणु कक्षक है, AO है। AO का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, हिंदी में परमाणु कक्षक। अब सवाल है, ये दोनों जगह अगर आपस में मिल रहा है एक दूसरे से तो क्या करेगा? अब आपके मन में आएगा, हो सकता है कि ये दोनों दो ऑर्बिटल बनाए ऊपर, ऐसा भी हो सकता है कि ये नीचे बना ले, लेकिन ये दोनों ही गलत है। ये दोनों आपस में मिल किस लिए रहे हैं, पहले ये समझना। यह दोनों आपस में मिल रहे हैं एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ऊर्जा को वापस से बांटने के लिए सही तरीके से। तो जब ये आपस में मिलते हैं तो ऊर्जा को सही तरीके से कुछ इस प्रकार से बांटते हैं। ऐसा नहीं होगा कि ऐसे मिले और ऊर्जा ऊपर चली गई, ऐसा नहीं होगा कि ऐसे मिले कि ऊर्जा घट गई, दोनों की घट गई। या ऐसे मिलते हैं कि जितनी ऊर्जा ऊपर की ओर गई है उतनी ऊर्जा नीचे की ओर भी आए। किसके? कक्षकों के। मतलब एक ऊपर में बन रहा होगा तो एक नीचे में बन रहा होगा। इसको कहते हैं ऊर्जा का रीडिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपस में मिलकर के एक नया बना। और यह जो दो बने, यह क्या है? यह है MO। MO का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अर्थात आणविक कक्षक, अर्थात आणविक कक्षक। सुनना मेरी बात को ध्यान से। तो फिर सवाल, सर इसको रेखीय क्यों कहा गया? यह डायग्राम किसके बेसिस में बनाया गया? यह ऊर्जा के अनुसार बनाया। क्या 1s की ऊर्जा कम होती है नीचे, 2s की ऊर्जा ऊपर? क्योंकि 2s की ऊर्जा ज्यादा होती है। तो 1s और इसका 1s दोनों की ऊर्जा समान होगी, क्योंकि इधर भी O है इधर भी O है।
तो जो कि दोनों की ऊर्जा समान है तो ये एक लाइन में आते हैं, देखो ऐसे, देखिए ऐसे, यह एक लाइन में आते हैं, इसीलिए ये एक रेखा में आते हैं, तो इसीलिए इसका क्या नाम रखा, परमाणु कक्षकों का रैखिक संयोग से क्या बनता है, आणविक कक्षक बनता है। मतलब समझना, एक एक शब्द को समझना, फील करो क्यों रेखिक वर्ड यूज है, क्योंकि जो मिल रहे हैं परमाणु कक्षक उनकी ऊर्जाएं समान है, इसीलिए यहां पर आया परमाणु कक्षकों का रैखिक संयोग। अब सवाल है कि एक ऊपर ऊर्जा हो गई, एक की ऊर्जा कम हो गई, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने, मतलब क्या हुआ, इससे हमको और क्या सीखने को मिले कि जितने परमाणु कक्षक आपस में मिलेंगे उतनी आणविक कक्षाओं का निर्माण होगा। क्या इससे सीखने को मिला, जितने परमाणु कक्षक आपस में मिलेंगे, फिर से मैं बोल रहा हूं, जितने परमाणु कक्षक आपस में मिलेंगे उतनी आणविक कक्षाओं का निर्माण होगा। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, number of atomic orbitals is equals to number of molecular orbitals, MO। जितना परमाणविक कक्षक आपस में मिल रहे होंगे उतने आणविक कक्षकों का निर्माण होगा, ना कम ना बेसी। दो मिले दो बनाया, तीन मिलेंगे तीन बनाया, तीन तीन मिल रहे होंगे छह, दो दो मिल रहे होंगे चार बनाएंगे, लेकिन मिलेंगे कौन, जिनकी ऊर्जाएं समान होंगी। अब यहां पर दो प्रकार का बना, एक की ऊर्जा ज्यादा एक की ऊर्जा कम। अब कब ज्यादा कब कम, तो यह निर्भर करेगा कि वैतीकरण किस प्रकार का हो रहा है। वैतीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रचनात्मक और एक होता है विनाशी वैतीकरण। तो इसको हम लोग अच्छा देखेंगे कि आखिरकार रचनात्मक कब बनेगा, क्या होता है रचनात्मक, और विनाशी क्या होता है। तो आइए इस वैतीकरण को और भी अच्छे से समझे। शुरुआत करते हैं रचनात्मक वैतीकरण से। रचनात्मक वैतीकरण में क्या होगा, रचनात्मक वैतीकरण में तरंग समान अवस्थाओं में वैतीकरण करते हैं, समान अवस्थाओं में। अब सुनना, ये जो वेव आपको नजर आ रहा है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब यहां पर अगर आप गौर से देखें तो यहां पर ये प्लस क्या है, क्या ये कोई आवेश है, क्या ये कोई चार्ज है, नहीं, ये कोई आवेश नहीं है, ना ही ये कोई चार्ज है, ना ही ये कोई आवेश है, ना ही ये कोई चार्ज है, यह तो फेज है। ये क्या है, ये एक फेज है। तो ये पॉजिटिव फेज, ये नेगेटिव फेज, ये पॉजिटिव फेज, ये नेगेटिव फेज, ये पॉजिटिव फेज। ठीक उसी प्रकार ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब जब ये मिलेंगे, वैतीकरण क्या एक प्रकार का मिलन ही तो है, और जब यह दोनों तरंग आपस में मिलेंगे तो तुम बताओ, इसका पॉजिटिव वाला इससे, इसके पॉजिटिव वाले से मिलेगा, क्या ये दोनों मिलते वक्त समान अवस्थाओं में है, हाँ है। और जब भी मिलन में समान अवस्थाओं में यह होंगे तो ऐसे वैतीकरण को रचनात्मक वैतीकरण कहते हैं, या इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। सवाल है सर ये वेव किसके बीच में है, ये वेव इलेक्ट्रॉन क्लाउड के वेव फंक्शन साई के बीच में है, ये साई ए है और ये साई बी है, ये साई ए है, ये साई बी है। इन दोनों का ये क्या तरंग फलन ही तो है, तरंग फलन याद आ रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था। तो जब आपने इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह मान लिया तो सारे प्रोसेस वेव वाले ही होंगे। तो जब ये मिलेंगे तो ऐसे थोड़ी मिलेंगे, एक तुम लगाओ एक हम लगाएंगे, ऐसे थोड़ी मिलेंगे, एक तुम लगाओ एक हम लगाएंगे फिर मिलके बॉन्ड बनाएंगे, नहीं। ये मिलते हैं कैसे, वैतीकरण द्वारा। ये कैसे मिलेंगे, वैतीकरण द्वारा। तो वैतीकरण रचनात्मक कब होगा, आ गया समझ में। अब ये दोनों मिले, समान अवस्थाओं में मिले, तो रिजल्ट क्या बन रहा है, रिजल्ट कुछ ऐसा बन रहा है आप सबके सामने। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इस साई का, ये साई क्या है, ये साई ए प्लस साई बी है, ये साई ए प्लस साई बी का ग्राफ है। साई ए प्लस साई बी का जो ये आयाम है, अर्थात एम्पलीट्यूड जो है,
वह तुम देखो इस ए और बी के मुकाबले बढ़ गया है, ए और बी के मुकाबले बढ़ गया। अब सवाल है सर क्यों? आओ समझे, इसको फील करेंगे। यह आपका एक तरंग फलन है, यह आपका दूसरा तरंग फलन है। ये प्लस को हटा दिया जाए, इस प्लस को हटा दिया जाए, दूरी को मिटा दिया जाए, है ना, इस प्लस को हटा दिया जाए और दूरी को मिटा दिया जाए। यहां से एक वेव आया, यहां से दूसरा वेव आया, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, दोनों समान अवस्थाओं में है, प्लस प्लस। होगा क्या? जब यह मिलेंगे समान अवस्थाएं वाले तो क्या होगा? तो एक नया वेव बनेगा। पहले इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना था? पहले इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना था? सिर्फ ये पार्ट तो था, इसका ये था, इसका ये था। मिलने पर क्या हुआ? मिलने पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना हो गया? इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो घनत्व है वो क्या हो गया? बढ़ गया कि घट गया? जल्दी से बताना। जब रचनात्मक व्यतिकरण हुआ तो बताइए इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ा कि घटा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो डेंसिटी है, घनत्व, इस व्यतिकरण के ग्राफ से क्या फील आ रहा है? बढ़ गया होगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत की बात है? नहीं। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड का अगर घनत्व बढ़ गया है तो साफ बात है कि उसका जो तरंग फलन का आयाम है वह भी बढ़ जाएगा, वह भी बढ़ जाएगा। अब इससे क्या क्या फर्क पड़ेगा? जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा, इससे क्या होगा? अट्रैक्शन बढ़ेगा, अर्थात आकर्षण का बल बढ़ेगा। आकर्षण का बल बढ़ा, अट्रैक्शन बढ़ा, उससे क्या होगा? आकर्षण के बल के बढ़ने से क्या फायदा मिलेगा? आकर्षण के बल के बढ़ने से ऊर्जा जो होगी, रिजल्टेंट की, जो रिजल्ट आया, परिणाम क्या आया? रिजल्ट आया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। किसके मिलने से? एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो एटॉमिक ऑर्बिटल के मुकाबले इसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, इसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। बड़ा मजेदार बात बता रहे तुम्हें, बच्चे फील नहीं कर पाते इसको। अरे रट्टा मारते हैं, अरे ये मिला, ये मिला, दोनों सेम फेज में हैं, बढ़ गया। पूछ लो तुम उनसे सवाल, तुम पूछ लो उनसे सवाल कि आखिरकार यह मिला तो इसका आयाम बढ़ गया। और फिजिक्स में आप पढ़ते हैं कि वेव का अगर एम्पलीट्यूड बढ़ता है, क्या बढ़ता है? वेव का एम्पलीट्यूड अगर बढ़ता है, आयाम अगर बढ़ता है, तो उस वेव की ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो फिर सवाल होता है कि आखिरकार यहां ऊर्जा कैसे घट गई? आखिरकार यहां ऊर्जा कैसे घट गई? जैसे ही अगर आप ये सवाल पूछते हो, सामने वाले पास कोई जवाब नहीं होता, पूछ के देखो, गारंटी। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना ना, फील करना जरूरी होता। और वो फीलिंग कैसे जनरेट हो सकता है? वो फीलिंग हो सकता है जनरेट जब आप इसको आपस में मिला करके पढ़े सब्जेक्ट को, थोड़ा फिजिक्स का नॉलेज हो, थोड़ा मैथ्स का हो, तब कोई सब्जेक्ट में फील जनरेट कर पाते हैं। नहीं तो फिर फील जनरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब मेरी बात को सुनिएगा। तो फिर यहां पर भी आयाम बढ़ा तो इसकी ऊर्जा बढ़नी चाहिए, लेकिन हम तो बोल रहे ऊर्जा घट गई। तो बेटा पहले ये समझो यहां पर ग्राफ किसके बीच में है? यहां पर ये जो ग्राफ है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का वेव फंक्शन के बीच में ग्राफ है। और जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं वो आवेशित होते हैं, वो चार्ज्ड होते हैं। और वो कैसे चार्ज होते हैं? वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। लेकिन यहां पर जितने भी तुम फिजिक्स में वेव्स के बारे में पढ़ते हो वह चार्ज्ड नहीं होते हैं, वह चार्ज्ड नहीं होते हैं, उनमें कोई आवेश नहीं होता है। यहां पर जो वेव होता है वह कहीं ना कहीं ऊर्जा के बारे में बताता है, एनर्जी के बारे में बता रहा होता है। लेकिन यहां जो तुम वेव देख रहे हो ये एक पार्टिकल का वेव है,
यहां जो तुम वेव देखते हो ज्यादातर या तो वो पार्टिकल का होता है या तो वह ऊर्जा का होता है। अगर वो पार्टिकल का होता तो भी वो न्यूट्रल होता, और ऊर्जा का है तो न्यूट्रल तो है, क्योंकि आवेश कभी ऊर्जा पे थोड़ी आ सकता है। तुम क्या पढ़ते हो, स्ट्रिंग वेव पढ़ते हो, रस्सी वाला तरंग पढ़ते हो, तो उसमें क्या होता है, कोई आवेश थोड़ी होता है रस्सी पे। फिर तुम कौन सा वेव पढ़ते हो, साउंड वेव पढ़ते हो, ऊर्जा है। फिर तुम क्या पढ़ते हो, लाइट वेव पढ़ते हो, वो भी क्या है, ऊर्जा है। तो उस केस में तो यह बात सत्य है कि एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो ऊर्जा भी बढ़ेगी। लेकिन यहां पर यह जो वेव है यह पार्टिकल का है, पहली बात। यहां पर यह जो वेव है यह किसका है, पार्टिकल का, कण का है। और वह कण का हम लोग तरंग व्यवहार को देख रहे हैं। और वह जो कण है, खास बात यह है कि वह आवेशित है, वह आवेशित है। और दूसरे के आवेश के प्रभाव में भी, वह दूसरा आवेश किसका है, नाभिक के आवेश के प्रभाव में। दूसरा आवेश कौन है, नाभिक है, वो नाभिक के आवेश के प्रभाव में है। तब हुआ क्या, जैसे ही यहां पर ये बढ़ा, इसका आयाम, आयाम के बढ़ने से यह स्पष्ट हो गया कि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डेंसिटी बढ़ रहा होगा। तो बोलेंगे सर कैसे पता चला इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डेंसिटी बढ़ गया? तो आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का घनत्व आप किसके अनुसार देखते हैं, साई स्क्वायर के अनुसार देखते हैं, दिखते हैं ना, बोलो इसमें कोई संदेह नहीं। तो अगर मैं पूछूं इस पहले वाले का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना है, तो तुम बोलेगे साई स्क्वायर ए। मैं पूछूंगा इसका डेंसिटी कितना है, तो बोलेंगे साई स्क्वायर बी। तो इसका कितना होगा, तो तुम बोलोगे साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी होगा। सर नहीं, उससे भी ज्यादा है। कैसे, क्योंकि अब तुम्हारा वेव किसके बीच में है, साई ए प्लस साई बी। अब आपको इसका स्क्वायर देखना है, और जब आप इसका स्क्वायर देखेंगे तो क्या आएगा, साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी प्लस 2 साई ए इंटू साई बी। मतलब जितना आप सोच रहे हैं उसके मुकाबले यहां पर ज्यादा घनत्व देखने को मिल रहा है। कितना, साई ए साई बी इंटू 2 से बढ़ गया। मतलब यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है जब भी रचनात्मक व्यतिकरण होता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा, एट्रैक्शन बढ़ गया, और एट्रैक्शन बढ़ा, ऊर्जा क्या होगा, घट जाएगा। किसका ऊर्जा घटेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। किससे घटेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल से। क्यों, ये जो वेव है ये किसका है, एटॉमिक ऑर्बिटल का है। ये किसका है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल का। जब ये मिल गए तब यह किसका है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का है। बोलो आया, आया कि नहीं आया, फटाफट बताइए। क्लियर है फंडा, क्लियर है कि नहीं, मजा आया? तो ये है कंसेप्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। तो यहां पर जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, यह कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसको BMO कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या कहते हैं, जल्दी से बोलो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है। सब कंसेप्ट लगभग सेम है, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पर विपरीत तरंग अवस्था में मिलते हैं। जैसे ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर क्या गया, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब जब यह दोनों, यह एक एटॉमिक ऑर्बिटल है एक तत्व का साई ए, यह दूसरा का है साई बी, और जब ये आपस में मिलेंगे, जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, तब जो ये जब आपस में मिलेंगे तब जो नया होगा उसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। लेकिन यहां मिल कैसे रहे, विपरीत अवस्था में, इधर प्लस इधर माइनस। तो यहां पर किस तरह का मिलन हो रहा, कुछ इस प्रकार का मिलन हो रहा। यह तो ऊपर से आ रहा है, लेकिन दूसरा वाला कैसा आ रहा है, दूसरा वाला कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। एक प्लस है दूसरा माइनस है, और जब ये मिलेगा तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अब बहुतों के मन में क्या सवाल आ रहा होगा पता है, बहुतों के मन में, सर इसे तो जीरो हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। लेकिन ये जीरो नहीं होगा,
समझिएगा क्यों। आपने इस दोनों वेव फंक्शन को देखा, तो नया वेव किसके बीच में बनेगा? साई ए माइनस साई बी के बीच में बनेगा। और अगर ये जीरो हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी जीरो हो जाएगा। और मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ये भी साई ए है और ये भी साई बी है, साई ए है। दोनों सेम थोड़ी है। जब मैं अभी मिला रहा हूं तो यहां पर ये दोनों सेम थोड़ी है। ये दोनों क्या है? अलग अलग है। एक ए है, दूसरा बी लिए हुए। फिर जीरो की कैसे बात होगी? जीरो की बात नहीं हो सकती। हाँ, घटेगा जरूर। कितना से घटेगा? तो आप पहले यहां पर देखो, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आ रहा है? साई स्क्वायर ए। इसका क्या आएगा? साई स्क्वायर बी। प्रोबेबिलिटी इसी से पता चलता है। अब इसका क्या आएगा? साई ए माइनस साई बी का स्क्वायर। तो ये क्या आ रहा है? साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी माइनस 2 साई ए साई बी। मतलब घटा कितने से घटा? माइनस 2 साई ए साई बी से। वो बढ़ा कितने से बढ़ा? प्लस 2 साई ए साई बी से बढ़ा। तो यहां पर क्या हो रहा है? घट रहा है। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? घट रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो क्या होगा? अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अट्रैक्शन कम हो जाएगा मतलब क्या कह सकते हो? रिपल्शन बढ़ जाएगा। रिपल्शन मतलब समझ रहे हो ना? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा। और तुम्हें पता है अगर प्रतिकर्षण बढ़ रहा है तो ऊर्जा क्या होगी? एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। स्वाभाविक सी बात है। एनर्जी घटती है जब अट्रैक्शन बढ़ता है। एनर्जी घटेगी जब अट्रैक्शन बढ़ेगा, लेकिन जब रिपल्शन बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ता है। इस बात को मैंने बहुत बार समझाया। ठीक है, तो एनर्जी बढ़ जाएगी, ऊर्जा बढ़ जाएगी। और ऊर्जा बढ़ने के कारण जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है वो कौन सा बनता है? वो ABMO बनता है। ABMO का मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है? तो ये है पूरा कहानी विनाशी का। तो तुमने देखा था, मैं बोला था आपको कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल से मिला और मिल करके दो नए ऑर्बिटल्स बनाए और ये दोनों क्या थे? मॉलिक्यूलर। तो मैंने कहा एक की ऊर्जा कम हो जाती है, एक की ऊर्जा ज्यादा हो जाती है। किससे? एटॉमिक ऑर्बिटल से। मैं यहां कह रहा हूं ऊर्जा बढ़ रही है। किसकी बढ़ रही है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। किसके मुकाबले? एटॉमिक ऑर्बिटल के मुकाबले। तो एटॉमिक ऑर्बिटल से बढ़ गई ऊर्जा। तो जैसे ही यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल से ऊर्जा बढ़ गई तो इस बात को फील करना बड़ा मजेदार बात है। तो यहां पर देख रहे हो, यह ऐसा है जो जिसकी ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा है। मतलब ये क्या है? ये ABMO है। कैसे बना होगा? विनाशी व्यतिकरण से। ये क्या है? ये BMO है भाई, BMO। ये कैसे बना होगा? ये रचनात्मक व्यतिकरण से बना होगा। तो अब जब इलेक्ट्रॉन, एक बात बताना, अगर इलेक्ट्रॉन BMO में मौजूद है, अगर इलेक्ट्रॉन BMO में मौजूद है, मैं दो कंडीशन रख रहा हूं। अगर इलेक्ट्रॉन BMO में है तो क्या होगा? तो वह इलेक्ट्रॉन ज्यादा आकर्षण के बल को महसूस करेगा। कब? जब इलेक्ट्रॉन BMO में होगा। और जब इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन ABMO में हो तो वह ज्यादा प्रतिकर्षण महसूस करेगा। वह ज्यादा प्रतिकर्षण महसूस
करेगा। आ रही बात समझ में? तो स्थिर कौन है? स्थिर कौन है? वह इलेक्ट्रॉन जो एबीएमओ में मौजूद है कि वह इलेक्ट्रॉन जो बीएमओ में मौजूद है? तो यस, जो इलेक्ट्रॉन बीएमओ में मौजूद है वो ज्यादा स्थिर है, क्योंकि उसकी ऊर्जा क्या है? कम है। वह ज्यादा आकर्षण के बल को महसूस करेगा। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि कोई इलेक्ट्रॉन एबीएमओ में, कोई इलेक्ट्रॉन बीएमओ में है, तो किससे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है? बीएमओ से निकालना, क्योंकि वहां पर वो ज्यादा स्थिर है। एबीएमओ से निकालना आसान है, क्योंकि वो वहां पर स्थिर नहीं है, क्योंकि उसकी ऊर्जा वहां पर क्या है? ज्यादा है। तो ये सारा कंसेप्ट है आपका, है ना? रचनात्मक, विनाशी, क्या होगा, कैसे होगा, फील आना चाहिए। मेरा मकसद फील आना चाहिए आपको सब्जेक्ट में, तब आप सब्जेक्ट से प्यार कर सकते हो। फील ही नहीं आ रहा तो फिर सब्जेक्ट से क्या प्यार? आ रही बात समझ में? तो बढ़ते हैं आगे। तो ये था आपका डायग्राम। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बीएमओ, पहले ही मैंने बता दिया कैसे बनेगा। रचनात्मक व्यतिकरण से बीएमओ में मौजूद इलेक्ट्रॉन ज्यादा आकर्षण का बल को महसूस करता है। ये सारी बातें मैंने आपको पहले ही बता दी। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर कैसे बनता है? या विनाशी व्यतिकरण से बनता है। एबीएमओ में मौजूद इलेक्ट्रॉन कम आकर्षण का बल महसूस करता है, ज्यादा थोड़ा सा प्रतिकर्षण का बल महसूस करता है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्थिर होगा? बीएमओ में मौजूद ज्यादा स्थिर होगा एज कंपेयर टू एबीएमओ। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि ऊर्जा किसकी सर्वाधिक है, मॉलिक्यूलर और एटॉमिक दोनों मिला के बताना है, ठीक है? तो एक बात बताइए, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी होगी? एबीएमओ की होगी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। फिर किसकी होगी? एओ की होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल अर्थात परमाणु कक्षक की होगी। फिर बीएमओ की होती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यह है ऊर्जा का ऑर्डर। और यहीं अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, स्थिरता की, कि किसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन ज्यादा अपने आप को स्थिर महसूस करेगा, तो तुम्हें पता है कि ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा जो होती है वो स्टेबिलिटी की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो स्टेबिलिटी किसका सबसे ज्यादा होगा? बीएमओ का। किसके मुकाबले? एओ के मुकाबले। और सबसे कम स्थिरता किसकी होगी? एबीएमओ की होगी। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, एबीएमओ क्या है, एनर्जी और स्टेबिलिटी का क्या आपस में रिलेशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट पॉइंट, यदि, अब सवाल मेरे सुनना, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या बीएमओ में कम है और इलेक्ट्रॉन की संख्या एबीएमओ में ज्यादा, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या है? अस्थिर है। उनके मिलन के बाद ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या है? अस्थिर है। तो क्या उनका मिलन संभव है? क्या वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे? तो जवाब है नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनके मिलन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं हुए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन अस्थिर हो गए हैं। तो ऐसे केस में मॉलिक्यूल कभी नहीं बनता है, अणु का निर्माण नहीं होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बीएमओ में ज्यादा है, किसके मुकाबले? एबीएमओ के मुकाबले, तो इलेक्ट्रॉन, तब मॉलिक्यूल बनेगा, तब अणु बनेगा। कारण, क्योंकि इनके मिलन के कारण ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या है? स्थिर है। स्थिर होने के कारण यहां पर अणु का निर्माण होता है। ठीक है, अब रहा बात ये, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एबीएमओ में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इन बीएमओ में। मैंने आपको समझा दिया, जब एबीएमओ की ऊर्जा ज्यादा है तो उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी क्या होगी? ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी जो हमने देखा एबीएमओ और बीएमओ, ये भी टाइप्स है किसके? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, लेकिन उनका आधार अलग है। अब सवाल है कि उनका आधार क्या है? उनका आधार व्यतिकरण है। व्यतिकरण किस प्रकार का हो रहा है इस पर निर्भर कर रहा है। उनका डिफरेंट टाइप्स, उनके प्रकार किस पे निर्भर कर रहा है? कि व्यतिकरण किस प्रकार का हो रहा है। लेकिन अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं वह निर्भर करेगा कि व्यतिकरण तो ठीक है, कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, उसके कारण तो एबीएमओ और बीएमओ बनेगा, लेकिन और भी तरीके से व्यतिकरण हो सकता है कि सामने सामने में आकर के मिल रहे हैं, जिसको हेड ऑन ओवरलैपिंग हम लोग पढ़े थे। यहाँ पर हेड ऑन इंटरफेरेंस हो जाएगा। वहां वहां हम लोग क्या पढ़े थे? सीरवार अतिव्यापन पढ़े थे। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बोलता है? अतिव्यापन नहीं, व्यतिकरण हो रहा होगा। तो यहां पर क्या पढ़ेंगे? या तो सीरवार व्यतिकरण हो सकता है और या फिर साइडवेज, अक्षीय। तो आइए देखते हैं कि किस किस प्रकार का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो सकता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आणविक कक्षक दो प्रकार के हो सकते हैं, सिग्मा और पाई। सवाल ये, सिग्मा कब होगा? तुम्हें पता है, हेड ऑन इंटरफेरेंस
नॉट ओवरलैपिंग। और पाई कब होगा? साइडवेज इंटरफेरेंस। ठीक है, अब ये आपका दो प्रकार का सिग्मा और सिग्मा स्टार। सिग्मा कहने का मतलब बीएमओ है, और एबीएमओ को क्या चीज से दर्शाते हैं? स्टार से। तो ये हो गया एबीएमओ। ये किस प्रकार से कि रचनात्मक है कि विनाशी है, ये उसके अनुसार है कि ये सिग्मा भी फिर दो प्रकार से बटा, उसी प्रकार से पाई भी बटा हुआ है, पाई और पाई एस्ट्रिक में बीएमओ और एबीएमओ। अब सवाल है सिग्मा कैसे बनता है? हेड ऑन से, तो पाई साइडवेज से बनता है, अक्षीय, अक्षीय व्यतिकरण। ठीक, इसको। और हेड ऑन को क्या बोलते हैं? सिरेवार, सिरेवार व्यतिकरण। बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या? सिरेवार व्यतिकरण से बनता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एस ऑर्बिटल का इंटरफेरेंस देखते हैं। एस ऑर्बिटल तुम्हें पता हमेशा हेड ऑन ही करता, हमेशा सिरेवारी जब अतिव्यापन करता है तो यहाँ व्यतिकरण भी हमेशा सिरेवार ही करेगा, क्योंकि उसके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है। डायरेक्शन होता तब ना आप अक्षीय करवा पाते हैं, तब ना आपको पता चलता कि एक्स एक्सिस से लाना है कि वाई एक्सिस से लाना है कि जेड एक्सिस से लाना है। यहाँ डायरेक्शन है ही नहीं, कहीं से भी लेके आओ वो हर जगह मिलेगा, और जब वो हर जगह मिलेगा तो हमेशा सिरेवार हो, हमेशा फेस टू फेस होगा। तो एस हमेशा सिग्मा आणविक कक्षक ही बनाएगा, और वो किस प्रकार का व्यतिकरण करेगा? एंड टू एंड, या उसे हम सिरेवार भी कहते हैं। एंड टू एंड और हेड ऑन का मतलब एक ही होता है। अब जैसे ये एक है एस, ये एक है एस, दोनों मिला, मिलने पर क्या हुआ? एक दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमेशा बनेगा, क्योंकि दो कक्षक मिल रहे हैं, दो कक्षक मिले तो दो आणविक कक्षक का निर्माण होगा। और जो दो आणविक कक्षक है वो कैसे हैं? जो कि यहाँ सिरेवार व्यतिकरण है, तो यहाँ जो कक्षक बनेंगे वो सिग्मा वाला बनेगा। अब सिग्मा में एक सिग्मा होगा और एक सिग्मा एस्ट्रिक होगा। जो सिग्मा है वो बीएमओ है, और जो सिग्मा एस्ट्रिक है वो एबीएमओ है। जब कभी भी विनाशी व्यतिकरण होगा तो जो आणविक कक्षक होगा उसमें एक नोडल प्लेन बढ़ जाएगा, एक नोडल प्लेन बढ़ गया। नोडल प्लेन किसको कहते हैं? ये नोड है, और इसमें से एक प्लेन पास कर दो, एक पेपर पास कर दो, ऐसे सोचो। तो वो जो पेपर है वो एक प्लेन है, और उस प्लेन, कहां पर वो प्लेन मौजूद है? नोड पे। तो वैसे प्लेन को क्या कहते हैं? नोडल प्लेन। वह समतल्य है, समतल्य, अर्थात इंग्लिश में इसको प्लेन कहते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना जीरो है, शून्य। क्या है? शून्य है। वैसे प्लेन को, वैसे समतल्य को नोडल प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? नोडल प्लेन। तो जब भी एंटी बॉन्डिंग होगा, या तो पहले से उसमें भी नोडल प्लेन मौजूद होगा परमाणविक कक्षकों में, अगर पहले से नहीं है तो भी एक बढ़ेगा, और अगर पहले से है तो भी जितना है उसके मुकाबले में एक नोडल प्लेन बढ़ जाता है। अब जैसे यहां पहले से है ही नहीं, तो यहां तो नोडल प्लेन क्या हो गया? जीरो। और यहां नोडल प्लेन क्या हो गया? 1। अब इसमें एक प्रकार के और सवाल बनते हैं कि आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा जीरेड है और कौन सा अनजीरेड है। क्या सवाल बन सकता है? कौन जीरेड है? साई जीरेड आप किसको बोलेंगे? कौन से आणविक कक्षक को जीरेड कहेंगे? तो जीरेड का मतलब क्या होता है? जीरेड आपको क्या बताता है? सिमेट्रिसिटी के बारे में बताता है। किस चीज के बारे में बताता है? सिमेट्रिसिटी। ठीक है, तो कैसा सिमेट्रिसिटी? सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी। किसके अबाउट? विथ रिस्पेक्ट टू द फेज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व के फेज के अबाउट में सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में बताता है। और अनजीरेड किसको कहेंगे? अनजीरेड यू लिख रहे हैं सिर्फ, ऐसे ये अनजीरेड को बता रहा है, अनजीरेड। और ये किसको बता रहा है? जीरेड। तो अनजीरेड किसको कहेंगे? जहां पर COS,
सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या हो, एब्सेंट हो का, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनजीरेड कहेंगे। अब सवाल है कि अनजीरेड कैसे पहचानेंगे, हम कैसे पहचानेंगे, क्या वहां पर ड्रॉ करेंगे सिमेट्री, नहीं। अगर नोडल प्लेन इवन नंबर है, सम है, नोडल प्लेन अगर सम है संख्याओं में, तो वो कैसे आणविक कक्षक कहलाएंगे, जीरेड। और अगर विषम है, मतलब ऑड है, क्या, नोडल प्लेन, अर्थात ऑड को क्या बोलते हैं, विषम, तो वह कैसे कक्षक कहलाएंगे, अनजीरेड। अब सवाल कि यहां नोडल प्लेन एक है, एक मतलब सम की विषम, सही बात है, विषम है, विषम है तो ये कैसे हो गए, इसका साई क्या होगा, अनजीरेड, इसका साई क्या होगा, अनजीरेड। यहां नोडल प्लेन कितना है, 0, मतलब इवन है, सम है, तो इसका साई क्या हो जाएगा, जीरेड। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई कष्ट है क्या आपको, कि वैतीकरण क्या है, कैसे हो रहा है एस ऑर्बिटल में, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, पी ऑर्बिटल में। अब आपको पता है पी कक्षक जो होते हैं वो दोनों प्रकार से मिल सकते हैं, हेड ऑन भी मिल सकते हैं, सिरेवार के तरीका से भी मिल सकते हैं, और अक्षीय साइडवेज भी मिल सकते हैं। तो जब ये सिरेवार मिलेंगे तो दो प्रकार के बनाएंगे, और सिरेवार जब भी मिलता है तो क्या चीज का निर्माण होता है, सिग्मा का बनता है, सिग्मा। तो एक सिग्मा हो गया, एक सिग्मा एस्ट्रिक हो गया। तो यहां पर देखो पहले नोडल प्लेन कितने थे, एक, बाद में कितने हो गए, 1 2 3, ये क्या है, एबीएमओ है, क्या बेटा, एबीएमओ, और ये क्या है, बीएमओ, ये क्या है, बीएमओ, ये क्या है, एबीएमओ। ध्यान से देखिएगा। तो अब बीएमओ कैसे बनता है, एबीएमओ कैसे बनता है, ये आपको पता है, ये सिरेवार है, सामने सामने से मिल रहे हैं, इसलिए इसे हम सिरेवार इंटरफेरेंस कहेंगे। लेकिन सिरेवार के साथ ये फिर दो प्रकार से मिलेंगे, या तो रचनात्मक या तो विनाशी। विनाशी हुआ तो एबीएमओ, रचनात्मक हुआ तो बीएमओ का निर्माण होगा। तो अगर मैं पूछूं यहां नोडल प्लेन कितने हैं, 2, यहां नोडल प्लेन्स कितने हैं, 3, यहां पहले कितने थे, एक और एक कुल मिला के 2 थे, एक में एक, 2 में 2, 2 कक्षकों में 2। लेकिन जब आपस में मिले तो एक नया नोडल प्लेन बन गया। तो यह बात सत्य है कि एबीएमओ जब भी बना रहा होगा तो एक एक्स्ट्रा नोडल प्लेन बन जाएगा। तो यहां पर नोडल प्लेन 3 है, मतलब विषम है, विषम है तो ये क्या हो गया, अनजीरेड। यहां सम है तो ये क्या हो गया, जीरेड। तो आपको यह भी समझ में आना चाहिए कितने नोडल प्लेन बन रहे हैं और वह जीरेड है कि अनजीरेड है, इससे भी सवाल बहुत बार आ जाते हैं। नेक्स्ट, यहां पर सिरेवार तरीका से मिलेंगे। अच्छा, ये हेड ऑन कैसे है, कैसे पता चलेगा कि हेड ऑन हो रहा है, बोलेंगे सर ऐसा लेटा हुआ है तो हेड ऑन है क्या, नहीं, फील करो, लेटा हुआ है तो हेड ऑन तो है, लेकिन कब रचनात्मक बनेगा, कब विनाशी बनेगा, तो रचनात्मक तब बनेगा जब दोनों प्लस प्लस आपस में मिल रहे होंगे, या फिर दोनों माइनस माइनस आपस में मिल रहे होंगे, तो रचनात्मक बनेगा। ऐसा अगर कंडीशन है तो रचनात्मक है। और अगर अपोजिट हो गया, ये माइनस, ये प्लस, और ये प्लस और ये माइनस, ऐसा कंडीशन बना तो ये क्या बना देगा, विनाशी। तो जब भी विनाशी होगा तो एबीएमओ बनेगा, जब भी रचनात्मक होगा तो बीएमओ का निर्माण होगा। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी ये दोनों प्लस माइनस हो सकते हैं, या माइनस प्लस हो सकता है। अगर ऐसा कंडीशन है तो रचनात्मक, क्या बनाएगा, बीएमओ बनाएगा। अगर अपोजिट होता, माइनस प्लस माइनस, कैसा बनाता, विनाशी। कैसा बनाता, विनाशी बनाता। आ गई बात समझ में, अरे आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई। यह है एंटी, यह है, और एटॉमिक ऑर्बिटल में इसका भी एक ही नोडल प्लेन है, इसका भी एक ही है, तो हम इसको दो काउंट कर रहे हैं। ठीक, अब होगा क्या, बोलेंगे सर ये तो 2 है, लेकिन अगर तुम देखोगे कि ये एक ही प्लेन को जो तुम पास किए,
जब भी साइडवेज हो रहा है ओवरलैपिंग, तो तुम एक ही प्लेन को पास कर रहे हो और वो दोनों के नोडल प्लेन की तरह बिहेव कर रहा है, तो एक कॉमन नोडल प्लेन है इस दोनों का। उसी प्रकार से इसका भी एक कॉमन नोडल प्लेन है और एक नया नोडल प्लेन बन गया, तो यहाँ एक एक्स्ट्रा नोडल प्लेन बन गया। तो अगर मैं पूछूंगा यहां पर नोडल प्लेन्स कितने हैं, आप क्या बोलोगे? तो मैं पूछूंगा यहां पर नोडल प्लेन्स कितने हैं, तो तुम क्या बोलोगे? एक। अब यह विषम हो गया, यह सम हो गया। जो सम है वो जीरेड है, जो विषम है वो अनजीरेड है। तो ये था आपका एस और पी का व्यतिकरण। डी का भी व्यतिकरण होता है, लेकिन वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, उसके कारण डेल्टा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, डेल्टा और डेल्टा एस्ट्रिक, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, उससे सवाल नहीं पूछे जाते हैं नीट में। तो आगे बढ़ते हैं, चीजों को और समझते हैं। अब सवाल है व्यतिकरण क्या होगा, समझ गया। व्यतिकरण के कारण किस प्रकार से आणविक कक्षक बनेंगे, वो भी समझ गया। अब सवाल है कि अगर अणु हमारे पास है तो कौन कौन सा आणविक कक्षक बनेंगे, और आणविक कक्षक बनेंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से रखा जाएगा, और रख देने के बाद किस किस प्रकार के सवाल उनसे बन सकते हैं, और या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि उनसे क्या क्या जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। सर इन सब चीजों के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। याद करो जब परमाणुविक संरचना हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े थे, लेकिन वहां पर हम एक परमाणु के अंदर विन्यास पढ़ रहे थे। अब जो हम लोग विन्यास पढ़ेंगे वो एक परमाणु नहीं बल्कि एक अणु के अंदर में एक विन्यास पढ़ेंगे। आ रही बात समझ में? एक अणु के अंदर में विन्यास पढ़ेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर दो कंडीशंस बनेगा, या तो इलेक्ट्रॉन 14 से कम है और या तो इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है। ज्यादा है तो यह इसका ऑर्डर होगा, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के ऊर्जा अनुसार सजा हुआ है, और यह भी ऊर्जा के अनुसार सजा हुआ है। रूल्स वही लगेंगे जो हम लोग पढ़े थे, अबो, हुंड्स, पॉली, वही लगेंगे। तो ऊर्जा के अनुसार सजा हुआ, जैसे वहां 1s फिर 2s फिर 2p, तो हम लोग वहां पर एक ऑर्डर बनाए थे ना, वैसे ही। अब बोलेंगे सर यहां पर कैसे याद करें, देखने में बड़ा डरावना लग रहा है। अरे डरने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना, फिर डरने की क्या बात। आओ देखो, अब यहां पर जो व्यतिकरण हो रहा है ज्यादातर किसका हो रहा है, 1s 2s और 2p, यही मिल रहे हैं। कौन कौन मिल रहा है? 1s 1s से मिल रहा होगा, 2s 2s से मिल रहा होगा, और 2p 2p से मिल रहा होगा। क्लियर? एसएस मिलेगा तो हमेशा हेड ऑन ही होने वाला, सिग्मा ही बनेगा, और सिग्मा फिर किस प्रकार का? दो बनेगा, एक सिग्मा और दूसरा सिग्मा एस्ट्रिक। बोलो कोई दिक्कत? तो एक सिग्मा 1s हो गया और एक सिग्मा एस्ट्रिक 1s हो गया। फिर ये भी दो बनेगा, एक बनेगा सिग्मा 2s और एक बनेगा सिग्मा एस्ट्रिक 2s। फिर क्या बनेगा? अब p में दोनों प्रकार के हो सकते हैं, सिग्मा भी बन सकते हैं, पाई भी बन सकता है। तो जब सिग्मा बनेगा तो सिग्मा और सिग्मा एस्ट्रिक बनेगा, पाई बनेगा तो पाई और पाई एस्ट्रिक बनेगा। अब सवाल है कौन सा कक्षक? अब p में तो 3 कक्षक है, p में तो 3 कक्षक, अब s में तो एक कक्षक था तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन p में तो 3 कक्षक है भाई। अब 3 कक्षक है तो इनमें से कौन सिग्मा बनेगा, कौन पाई बनेगा? तो इनमें से कोई एक ही सिग्मा बन सकता, कोई भी एक। तो बोलेंगे सर यहां पर z को ही आपने क्यों सिग्मा बनाया? ज्यादातर लोग यही लेते, इसीलिए मैंने z को माना, क्योंकि लोग ज्यादातर ये मानते हैं कि z वाले तरफ से दो p कक्षक आपस में मिल रहे हैं, तो दो p उपकोष आपस में मिल रहे हैं, और एक उपकोष में कितने कक्षक? 3 कक्षक। 3 कक्षक मतलब वो किस प्रकार से रहते हैं तुम्हें पता है? सब आपस में 90 डिग्री की एंगल पे रहते हैं। तो मान लीजिए ये z है, ये x है, ये y है, तो दूसरा p कक्षक भी होगा, वो भी z है। बहुतों को ये लग रहा होगा सर आपने z को x के जगह पे क्यों लिख दिया? अरे बेटा, जो z है उसको आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, x को भी कहीं पर भी लिख सकते हैं, कोई किताब में नहीं लिखा। हाँ, वो बात अलग है, जनरली हम लोग लेते हैं, वो बात अलग है। तो सर z को हम यही लिखें, अरे यहां लिख ले, लेकिन फिर मिलाओगे कैसे? फिर इसको भी पीछे से ऐसे दिखलाना पड़ेगा, तो वो दिखाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए मैंने z एक्सिस को यहां पर लिख दिया। तो फिर तुम्हें ऐसे करके दिखाना पड़ता है, ये z है, फिर इधर से लाना पड़ता है मॉलिक्यूल, फिर यहां पर 3 डायमेंशन बनाना पड़ता है, दिक्कत होता है। ऐसे ही लिख लो। तो अब सुनना,
अगर किसी भी एक डायरेक्शन से मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एक डायरेक्शन से आएगा, तो जिस डायरेक्शन से मिल रहा होगा उसके हिसाब से देखेंगे। तो देखो अब ये यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे, कैसे? सिग्मा बनाएंगे, हेड ऑन है। लेकिन ये जो वाई वाई वाला है वो कैसे आ रहा है? वो ऐसे आ रहा है, देखो ऐसे, ऐसे आ रहा है वाई। एक्स कैसे आ रहा है? ऐसे। एक्स कैसे आ रहा है? ऐसे। जेड कैसे आ रहा है? ऐसे। तो ऐसे आया हेड ऑन, एक्स ऐसे आया, क्या हो गया? साइड ऑन। वाई कैसे आ रहा है? ऐसे, क्या हो गया? साइड ऑन। दोनों साइड साइड से मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई एक मिलेगा। बोले नहीं सर हम वाई की तरफ से लाएंगे, तो वाई वाला हेड ऑन हो जाएगा, एक्स और जेड आपका साइड ऑन हो जाएगा। तो ये मानने के ऊपर है, आप जिस तरफ से उसको ओवरलैपिंग कराएंगे, जिस तरफ से आप उसको ओवरलैपिंग कराएंगे वो आपका हेड ऑन हो जाएगा, बाकी सारे साइड ऑन। तो इसमें से कोई भी एक सिग्मा बनाएगा और बाकी सब क्या बनाएंगे? पाई। तो जनरली लोगों ने क्या माना है कि सिग्मा कौन बनाएगा? 2pz वाला। पाई कौन बनाएगा? 2px वाले। ये पाई कौन बनाएगा? 2px वाले। अरे आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? क्लियर है? तो अब सिग्मा यहां पर क्या हो गया? 2pz यहां पाई 2px, पाई 2px, पाई एस्टिक 2px, उसी तरीके से पाई 2py, पाई एस्टिक 2py। और इस दोनों के जो एनर्जी है पाई 2px और पाई 2py का सेम होगा, पाई एस्टिक 2px और पाई एस्टिक 2py का वो भी सेम होगा, वो भी सेम होगा। अब कैसे लिखा जाए? तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है 1 से ज्यादा 2, 2s से ज्यादा 2p की ऊर्जा होती है। तो पहले तो ये दोनों हो गया। अब इससे पहले कौन आएगा? सिग्मा और सिग्मा एस्टिक में सिग्मा एस्टिक की ऊर्जा ज्यादा, फिर आ गया 2s और 2s में ये दोनों की ऊर्जा ज्यादा। आ रही बात समझ? देखो ऐसे ही लिखा हुआ है, सिग्मा 1s सिग्मा एस्टिक 1s, सिग्मा 2s सिग्मा एस्टिक 2s, फिर क्या आ गया? पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई एस्टिक 2px इज इक्वल्स टू पाई एस्टिक 2py, फिर सिग्मा एस्टिक 2pz। होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि सिग्मा 2pz को यहां आना चाहिए था, बीच में कैसे पहुंच गया? बीच में कैसे पहुंच गया? तो बीच में कैसे पहुंचा वो भी मैं समझाऊंगा। इसे हम कहते हैं एसपी मिक्सिंग। क्या बोलते हैं? एसपी मिक्सिंग के कारण बीच में आ गया। अब एसपी मिक्सिंग क्या होता है, कहां होगा, कैसे होगा, सब बताएंगे। फिलहाल आप इसको ध्यान में याद करिए। क्या है? पहले सिग्मा 1s, फिर उसका एस्टिक 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर उसका एस्टिक 2s, फिर क्या आ गया? पाई एस्टिक 2px, पाई एस्टिक 2py, फिर क्या आ जाएगा? सिग्मा 2pz, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? पाई एस्टिक 2px इज इक्वल्स टू पाई एस्टिक 2py, फिर उसके बाद क्या आ गया? सिग्मा एस्टिक 2pz। 2 बार 4 बार लिखोगे दिमाग में बैठ जाएगा। अब दिक्कत कहां पर आएगी? दिक्कत सबसे ज्यादा आएगी कि कहां पर सिग्मा 2pz बीच में आएगा और कहां सिग्मा 2pz पहले आएगा, यहां दिक्कत आएगी, यहां पर दिक्कत आएगी। अब यहां पर दिक्कत आएगी तो आपको यह ध्यान रखना होगा, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 से ज्यादा है तो पीछे, कम है बीच में। ध्यान कैसे रखे? तो उसका मैं ट्रिक सिखा रहा हूं। जॉनी जॉनी आता ना, बस वही लगाना, जॉनी जॉनी यस पापा, नाइट्रोजन तक नो पापा, ऑक्सीजन से यस पापा, फिर जॉनी जॉनी यस पापा। नाइट्रोजन तक नो पापा। नाइट्रोजन कहने का मतलब नाइट्रोजन के कारण जो डायटोमिक मॉलिक्यूल बनेगा वो N2 बनेगा और ऑक्सीजन के कारण O2 बनेगा। बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या? कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। नाइट्रोजन तक नो पापा, ऑक्सीजन से यस पापा, जॉनी जॉनी नो पापा। नाइट्रोजन तक नो पापा है, नाइट्रोजन तक नो पापा मींस ये पाई और ये पाई आपस में मिलेंगे नहीं, दूर दूर रहेंगे। ये पाई और ये पाई आपस में दूर दूर रहेंगे, बीच में कोई ना कोई आ जाएगा। क्यों? नाइट्रोजन तक नो पापा, ऑक्सीजन से यस पापा। ये सिग्मा 2pz जो बीच में था ये पीछे आ गया, पीछे आ गया तो ये दोनों मिल गया। आगे तो नहीं जा सकता, एस्टिक से आगे नहीं जा सकता, ये पीछे आ सकता है तो पीछे आ गया। तो क्या हो गया? ये दोनों मिल गया, पापा
आ रही है बात समझ में? कोई बोलेगा ये बीच में क्यों आ गया, बोलना एसपी मिक्सिंग के कारण, ड्यू टू, बोलो क्या बोलोगे इसका रीजन, ड्यू टू एसपी मिक्सिंग। फिर आप बोलेंगे सर एसपी मिक्सिंग क्या होता है, क्यों होता है, बताएंगे। अरे आयुष सर बिना बिना रीजन का बात ही नहीं करते। आओ देखते हैं आगे। एक तो आपको यह ध्यान रहना चाहिए लिखने से पहले। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रहनी चाहिए वो यह है कि कौन कौन सा रूल लगेगा। अबव लगेगा, लो एनर्जी वाले में पहले इलेक्ट्रॉन डालो, हाई एनर्जी वाले में बाद में, यही तो ऑर्डर में अभी हम लोग देखें। दूसरा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कभी भी किसी एक ऑर्बिटल में, चाहे वो एटॉमिक हो चाहे वो मॉलिक्यूलर हो, मॉलिक्यूलर में भी एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन का सेम स्पिन वाला नहीं सजा देंगे। और अगर इक्वल एनर्जी वाले हैं कहीं पर, इक्वल एनर्जी वाला दो ही जगह तुमको मिलेगा, एक पाई टू पी एक्स इज इक्वल्स टू पाई टू पी वाई, पाई टू पी एक्स इज इक्वल्स टू पाई टू पी वाई, और दूसरा आपको मिलेगा पाई एस्टिक टू पी एक्स इज इक्वल्स टू पाई एस्टिक टू पी वाई। एक यहां पर मिलेगा, एक यहां मिलेगा। यहां पर जब आप भरेंगे तो एक एक करके भरेंगे, पहले एक एक फिर प्लस वन फिर प्लस वन, यहां पर भी एक एक फिर प्लस वन फिर प्लस वन। आ रही है बात समझ में? ऐसे भरेंगे, ऐसे ऐड करेंगे, ऐसा नहीं एक में दो डाल दिए एक में एक डालेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, ठीक है। तो यह अबव, यह पॉली एक्सक्लूजन, यह है हुन्स रूल, यह है हुन्स रूल। ये तीन रूल है आप सभी के सामने, पॉली, अबव, पॉली और अबव तो देख लिए, पॉली क्या होता है आपको पता है, ऐसे हुन्स क्या होता है ये भी आपको पता होगा, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एटॉमिक और स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में पढ़ाया। फिर आपके मन में सर वो एसपी मिक्सिंग वाला बात नहीं बताया, अरे बता रहे हैं बेटा, कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, क्यों होगा। मैंने क्या कहा, वो देखो 14 तक नाइट्रोजन तक 14 तक एसपी मिक्सिंग होगा, तो क्यों, आओ देखिए। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 2s2 2p1 2s2 2p2 2s2 2p3 2s2 2p4 2s2 2p5 2s2 2p6। यहां पर देखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहा है, पहले 1 था फिर 2 फिर 3 बढ़ते जा रहा है। अब जैसे 3 के बाद 4 हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, रिपल्शन कम है, यहां रिपल्शन ज्यादा है, रिपल्शन कम है, एनर्जी गैप क्या होगा एनर्जी गैप क्या होगा, कम होगा। रिपल्शन ज्यादा है तो एनर्जी गैप क्या होगा, ज्यादा होगा। रिपल्शन कम, एनर्जी गैप कम, रिपल्शन ज्यादा, एनर्जी गैप ज्यादा। अब एनर्जी गैप ज्यादा है तो एसपी मिक्सिंग पॉसिबल है, एसपी मिक्सिंग पॉसिबल है। रिपल्शन ज्यादा, एनर्जी गैप भी ज्यादा, एसपी मिक्सिंग डिफिकल्ट। आ रही है बात समझ? एसपी मिक्सिंग यहां डिफिकल्ट है, यहां पर एसपी मिक्सिंग पॉसिबल है, यहां डिफिकल्ट है। सुनिएगा, बड़ा मजेदार बात है। रिपल्शन कम, एनर्जी गैप कम, एसपी मिक्सिंग पॉसिबल। रिपल्शन ज्यादा, एनर्जी गैप ज्यादा, एसपी मिक्सिंग डिफिकल्ट। इसीलिए नाइट्रोजन तक मतलब B2 C2 N2 O2 F2 Ne2 यहां तक पॉसिबल, N2 तक पॉसिबल है, O2 के बाद नहीं पॉसिबल है। तो बहुत जन क्या करते हैं, इस बात को ऐसे समझ लेते हैं कि N2 का मतलब 14 इलेक्ट्रॉन तक, गलत। अब मैं अगर आपसे यह पूछ लूं कि N2 2 माइनस और O2 2 प्लस, कहां एसपी मिक्सिंग होगा, तो यस बेटा यहां एसपी मिक्सिंग नहीं होगा और यहां पर एसपी मिक्सिंग होगा। इसलिए मैंने जो आपको लिखाया ना, नाइट्रोजन तक नो पापा, ऑक्सीजन से यस पापा, वो याद रखना। नंबर नहीं, नंबर नहीं, नंबर के हिसाब से 16 है, 16 तो मिक्सिंग हो जाना चाहिए था, नहीं होता है, यहां नहीं होता। इसलिए उस 14 वाला रूल मत याद रखिएगा, क्या जो जो हम जॉनी जॉनी सिखाया वो याद रखिएगा।
अब सवाल है सर 2pz उछल करके क्यों आगे चला जाता है? होता क्या है, सिग्मा 2pz है, मिक्सिंग किसके साथ हो रहा है भाई, सिग्मा एस्ट्रिक 2s के साथ होगा ना, जो उसके करीब में है, सिग्मा 2s के साथ थोड़ी होगा। तो जब ये इसके साथ मिक्सिंग कर रहा है तो ये तो बीएमओ है, ये आपका क्या है एबीएमओ। एबीएमओ का एनर्जी क्या होगा ज्यादा, कम एनर्जी वाला ज्यादा से मिला, उससे थोड़ा सा एनर्जी ले लिया और उछल करके आगे पहुंच गया। उछलना नहीं, उसका एनर्जी अपने आप ज्यादा हो गया ना भाई। तो कितना ज्यादा हो जाता है, पाई 2px और पाई 2py से ज्यादा हो जाता है, लेकिन पाई एस्ट्रिक वाले से कम होता है। इसीलिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो सिग्मा 2pz इसके आगे आ गया, क्यों, ये इसके साथ इंटरमिक्स करके। एसपी मिक्सिंग क्यों हुआ, नाइट्रोजन तक नो पापा क्यों हुआ, क्योंकि सिग्मा 2pz बीच में आ गया। क्यों आया एसपी मिक्सिंग, क्यों एसपी मिक्सिंग हुआ, रिपल्शन कम। रिपल्शन कम क्यों हुआ, इलेक्ट्रॉन कम थे इसीलिए। रिपल्शन के कम होने से क्या हुआ, एनर्जी गैप घट गया, एनर्जी गैप घट गया तो क्या होगा, आसानी से मिल जाएगा, इसलिए एसपी मिक्सिंग पॉसिबल है। आया बात समझ में, एक एक चीज मैं आपको बता दिया, क्यों कहा है किस लिए, हर एक चीज का कारण फील करो, फिर बोलोगे रट्टा मार रहे हैं, रट्टा उट्टा नहीं मारना भाई। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर डायग्राम ऑफ O2। O2 का मॉलिक्यूलर डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, पहले 1s फिर 2s फिर 2p, पहले 1s मिलेगा, फिर 2s मिलेगा, फिर 2p मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप ये करना है कि ऑक्सीजन का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। यहां हो जाएगा 1s2 2s2 2p4, यहां हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। बोलो कोई दिक्कत की बात है नहीं, क्लियर। 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p4, ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक। अब हमको क्या दिखना है, O2 का कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि एक साइड में एक ऑक्सीजन का लिखेंगे, दूसरे साइड में दूसरा ऑक्सीजन, बीच में O2। O2 का कैसे लिखेंगे, तो आपको पता है O2 क्या है, ऑक्सीजन से यस पापा, तो क्या हो गया बेटा सिग्मा 1s2, फिर क्या हो जाएगा सिग्मा एस्ट्रिक 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा एस्ट्रिक 2s2, फिर बोलो 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 फटाफट, सिग्मा 1s2 सिग्मा एस्ट्रिक 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एस्ट्रिक 2s2, फिर क्या आएगा, फिर आएगा सिग्मा 2pz, फिर आएगा पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, फिर क्या आएगा पाई एस्ट्रिक 2px इज इक्वल्स टू पाई एस्ट्रिक 2py, फिर क्या आएगा सिग्मा एस्ट्रिक 2pz आएगा। बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं। अब फिलिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन का, आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल, टोटल इलेक्ट्रॉन है 16, तो यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 2 6, फिर डालोगे 2 8, फिर 2 डालोगे 10, फिर यहां पर 1 1, फिर यहां पर 1 1, कितना हो गया 12 14, अभी भी एक बचा होता है 1 1। बोलो कोई दिक्कत की बात है, ये हो गया 16, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सुनना, तो इसको भरना है, यहाँ पर सुनना क्या है यार, फटाफट भरते हैं अपन। यहाँ 1s में कितना है 2, 2s में कितना है 2, 2p में कितना है 4। देखो हुंड फॉलो कर रहे हैं, पहले एक एक करके भर रहे हैं, फिर पेयरिंग कर रहे हैं, और किसी में भी दो सेम स्पिन वाला नहीं है, सेम स्पिन वाले नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग पॉली को भी फॉलो कर रहे हैं, पहले लोअर को भर रहे हैं फिर हायर में जा रहे हैं, मतलब अबव को भी फॉलो कर रहे हैं, तीनों रूल फॉलो हो रहा है। फिर सिग्मा 1s में 2, सिग्मा एस्ट्रिक 1s में 2, फिर सिग्मा 2s में 2, सिग्मा एस्ट्रिक 2s में 2। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक गड़बड़ी है, गड़बड़ी क्या है, सिग्मा 2pz पहले आएगा, तो इसको हम अलग से बना दे रहे हैं आपके लिए, ये गलत है, ठीक। सिग्मा एस्ट्रिक 2pz यहाँ इसके नीचे आएगा, देखो ना पहले है फिर बाद में वो, तो इसके नीचे आएगा, बराबर में नहीं होगा ना। अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये इसके नीचे आएगा, ये यहां चला जाएगा और ये यहां आएगा, ठीक है ना, जगह नहीं मिल रहा इसलिए मैं इधर बना दे रहा हूं, बराबर मत समझना, सिग्मा एस्ट्रिक 2s के बराबर हो गया ऐसा नहीं। तो यहाँ 2, फिर यहाँ जाएगा तो 1 1 2 2, फिर यहाँ पर भी 1 1। तो ये हो गया डायग्राम, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अगर कोई बनाने बोलेगा तो आपको ये बनाना होगा और इलेक्ट्रॉन को इसमें भरना होगा। अब इसके बाद कुछ सवाल इससे, पहला सवाल बॉन्ड ऑर्डर निकाले, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाफ NB माइनस हाफ Na। NB मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, Na मतलब एंटी बॉन्डिंग। N क्या बता रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं बात करूं सिग्मा 1s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 2, सिग्मा 2s में 2 4,
फिर हो गया 6, फिर हो गया 8 और फिर हो गया 10। टोटल बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। एंटी बॉन्डिंग में 2, 2 4 और 2 6, तो कितना हो गया? 4। आंसर आ गया 2। अब ये 2 क्या बता रहा है कि O और O के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं? 2। अब बोले सर ये तो हमको पहले से ही पता था यार, इसमें कौन सा नया बात आ गया? O और O के बीच में डबल बॉन्ड, 2 वैलेंसी है तो 2 बॉन्ड बनाएगा। तो ये मैथमेटिकली प्रूफ आप कर पा रहे हो कि O और O के बीच में 2 बॉन्ड्स ही बनेंगे। क्लियर? अब ये 2 बॉन्ड्स जो बने वो कैसे कैसे बनेंगे? ये 2 बॉन्ड्स जो बने वो कैसे कैसे बनेंगे? तो एक तो बनेगा सिग्मा और दूसरा बनेगा पाई। एक तो बनेगा सिग्मा और दूसरा बनेगा पाई। ठीक। अब इसमें एक सवाल और पूछा जाता है मैग्नेटिक नेचर के ऊपर में। किसके ऊपर में? मैग्नेटिक नेचर के ऊपर में। अब मैग्नेटिक नेचर में 2 ही सवाल पूछे जाएंगे। मैग्नेटिक नेचर मतलब चुंबकीय व्यवहार बेटा। चुंबकीय व्यवहार 2 प्रकार के होंगे, या तो अणु होगा या तो प्रति होगा। अब अणु कब होगा? अणु जब होगा जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब यह क्या हो गया? अणु चुंबकीय। तो आ गया समझ में? क्यों O2 अणु चुंबकीय है? इस बात को वीबीटी नहीं बता पा रहा था। वीबीटी बोल रहा था O2 में सारे के सारे पेयर्ड हो गए, जबकि यहाँ पर अभी भी अनपेयर्ड मौजूद है। चलो एक और वीबीटी का लिमिटेशन को दूर करें। सवाल आता है कि सर O2 का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा कि O का? तो यस, O का ज्यादा होगा। बोलोगे सर कैसे? यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे बाहर कहाँ पर मौजूद है? मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल में, यहाँ पर पाइस्टिक में, एबीएमओ में। तो O2 में से जो तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो कहां से निकालोगे? एबीएमओ से निकालोगे। और O से जो निकालोगे वो कहां से निकालोगे? एओ से निकालोगे। तुमको पता है ना इलेक्ट्रॉन का स्टेबिलिटी कहां पर है? कहां पर है स्टेबिलिटी? एओ में ज्यादा स्टेबल है एबीएमओ के मुकाबले। तो अगर एओ में ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा डिफिकल्ट है, मतलब ऊर्जा आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? O का। किसके मुकाबले? O2 के मुकाबले। बोलो कोई दिक्कत की बात है? नहीं। तो जहां स्टेबिलिटी ज्यादा, वहां पर एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इस कारण O का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है किसके मुकाबले? O2 के मुकाबले। तो ये लिमिटेशन भी आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। मैग्नेटिक नेचर के बारे में अच्छा से समझ में आ गया, सब कुछ आ गया। तो आज का क्लास यहीं तक, और आप सभी को धन्यवाद लेक्चर देखने के लिए। आपके लिए एक थॉट की मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों, जिनके जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो सभी के पास होते हैं, लेकिन हौसलों में उड़ान होती है। ठीक है? तो हौसला आपका बुलंद होना चाहिए, और हौसले के बल पे ही आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पार कर सकते हैं और सक्सेस को प्राप्त कर